नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की और लैला की। ये लैला कौन है और इसका जिक्र कहां से आया, आपको बताएंगे। ओवैसी किस चुनाव में कितनी सीटें जीतते हैं या हारते हैं, ये तो अलग बात है, मगर वो सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। अब फिर हेडलाइन बन गए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। वैसे ज्यादातर तो बीजेपी उनको हिट करा देती है, लेकिन इस बार ये काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के बड़े से लेकर छोटे सारे नेता ओवैसी को आरएसएस और बीजेपी की बी टीम साबित करने में जुटे हुए हैं। एक कांग्रेस नेता ने तो उनको संघ का गणवेश पहना दिया, दो नेताओं की उंगली पकड़ा दी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अलका लांबा का ये ट्वीट है। और उन्होंने कहा कि इस नफरती टट्टू को पहचानो तो जाने, और हिंट भी दिया साथ में कि इन्हें इनके कपड़ों से पहचानो। साथ दिख रहा है कार्टून में असद ओवैसी है और आरएसएस की खाकी हाफ पैंट पहने हुए हैं। इशारा साफ था। एक कांग्रेस नेता बोले कि ओवैसी को राहुल गांधी के नाम से ही कपकपी छूटने लगती है। दरअसल असद ओवैसी ने ही मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा था कि इन्हें ठंड नहीं लग रही, और ये कहते हैं कि मैंने खुद को मार दिया, तो फिर ये कौन है, ये जिन्न हैं क्या? इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनको जवाब दे रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी इंटरनेट आर्मी ओवैसी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। खोद खोद कर उनके बयान निकाले जा रहे हैं। पवन खेड़ा वो कह रहे हैं कि कौन फरिश्ता है, कौन इब्लीस है, कौन जिन्न, ये तो खुदा जाने, मगर आप यानी ओवैसी साहब, आप खुद यहां जिन्न के कब्जे में लग रहे हैं। जादू, जिन्नात और ऊपरी हवा का मुकम्मल इलाज कराओ भाईजान। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने असदुद्दीन ओवैसी को कॉमेडियन कह डाला। लिखा, कॉमेडी सेंट्रल में कब से जाना शुरू किया असद ओवैसी, और ये बातें आपसे ऊपर लेवल की हैं। आप सिर्फ बीजेपी की बी टीम बने रहने पर ही ध्यान लगाइए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने दो ऐसे शब्द बोले हैं जो हैं तो मजाकिया अंदाज में, लेकिन अपने सियासी मकसद में बिल्कुल खरे हैं। एक शब्द उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला और एक अपने लिए। राहुल गांधी को बता दिया जिन और खुद को कह दिया लैला। ओवैसी का कहना है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि उन्होंने खुद को मार दिया है, तो क्या वो जिन बन गए? और दूसरी लाइन में कहते हैं कि मोदी से कोई एक चेहरा नहीं लड़ पाता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से मुकाबला करना होगा, और घूम फिर के यह मुकाबला आकर रुकेगा लैला पर। उन्होंने खुद को लैला कहा और इसका संदेश साफ है, मुसलमान। ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लेकर विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। कहते हैं कांग्रेस पार्टी वो है जो हमें सेक्युलर नहीं मानती, और बीजेपी वो जो मुसलमानों की वफादारी पर शक करती है। कांग्रेस ने ओवैसी की जो बैशिंग शुरू की है, उसमें भी एक शब्द ऐसा आया जिसका असर गहरा हो सकता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओवैसी को नफरती कहा। राहुल गांधी नफरत के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, और उसकी नफरत की परिभाषा में ओवैसी भी फिट किए जा रहे हैं। कांग्रेस उन्हें मोदी की बी टीम बताकर प्रचारित कर रही है, और उन्हें 30 जनवरी वाले विपक्षी एकता वाले गेट टुगेदर का कार्ड भी नहीं भेजा गया। मतलब ओवैसी जिस लैला की बात कर रहे हैं वो हंसी मजाक में लेने वाली बात नहीं है। उनके कहने का तरीका जो भी हो, मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर उनका यह जुमला एक क्लियर कट मैसेज है। तो आज कुरुक्षेत्र में हम ओवैसी को सेंटर स्टेज पर रखकर ए टीम, बी टीम, जिन्न, लैला, इन शब्दों में छिपे राजनीतिक मायने समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ओवैसी के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी है? क्या ओवैसी सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी पर ही निशाना लगा रहे हैं? ओवैसी जब कहते हैं कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, ओवैसी नहीं। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मैं बोलूंगा बराबर, और सुनो मेरी इस बात को। आप 2024 में बीजेपी को हरा सकते, इस देश हरा सकता है इंशाअल्लाह ताला। कहां बीजेपी की हुकूमत खुद की ताकत पर बनी? उत्तर प्रदेश में 1, गुजरात में 2 और आसाम में 3। अब जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कैसे बनी? मेरे से नहीं बनी। कांग्रेस के जो बेवकूफ अहमक लोग थे, उन्होंने मोदी के पास पैरों पे गिर गए, उनके 24 एमएलए चले गए, मध्य प्रदेश में हुकूमत बन गई। कर्नाटका में कुमारस्वामी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें से 24-25 उधर कुलाठी मारे। माने बंदर भी देख के बोलता हूंगा, अब्बा मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूं, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। कर्नाटका में इनकी हुकूमत बन गई,
महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस सेकुलर बना दी उसको। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनके मिला बोलते आकर हम स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। कांग्रेस मिलके तो शिवसेना के वो एमएलए उधर भाग गए, बीजेपी की सरकार बन गई। नॉर्थ ईस्ट में तो है उनकी, मगर बंगाल में नहीं है, दूसरे जगहों पर नहीं है। तो 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला नहीं। मोदी से मुकाबला, आप जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीमनगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना। यह मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती, अरे ये क्या है रे भाई। उन्होंने आएंगे जरूर यहां पे और निशाना लैला को बनाएंगे, मगर मुझे मालूम आप मुझे कितना चाहते हो। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हें सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हें मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं? आइए मेहमानों के पास चलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से, नीरज जी स्वागत है। कलीम उल हफीज साहब एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ हैं, कलीम साहब का स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जाने माने पत्रकार हैं, हर्ष जी स्वागत है आपका। शुरुआत कलीम साहब से आज की चर्चा की, क्योंकि सेंटर स्टेज पर हैं ओवैसी साहब। कलीम साहब बाकी बातें तो बाद में, पहले तो ये बताइए कि ये लैला कहां से आ गई बीच में? कौन है लैला, कौन है मजनू, और क्यों लैला के पीछे पड़े हैं? सियासी लैला के पीछे क्यों पड़े हैं सब? देखिए, ये खेल शुरू होता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब एक होड़ लगती है सारी पार्टियों में कि हिंदुत्व का बड़ा खिलाड़ी कौन है। आज भी जो यात्रा में भी क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये पूरा देश जानता है, पूरा धर्म को समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी मुकाबला वही है, और जब भी हिंदुत्व की बात होगी तो निशाने पर कौन होगा? निशाने पर जाहिर बात है जो भी होगा वो लैला होगी। जो ओवैसी साहब का जो इशारा है, जो आपने अपने पैकेज में भी कहा, वो बात सही है कि आज पहले कांग्रेस ने और अब बीजेपी ने जिस तरह से मुसलमानों को पॉलिटिकली अछूत बना दिया, जिस तरह से इतनी बड़ी आबादी को इररिलेवेंट कर दिया, तो जाहिर बात है ये तकलीफ है हमारी। और अफसोस तब होता है कि जब जब इनको मौका मिलता है तब तब ये जख्म पहुंचाने में पीछे नहीं रहते। तो उस दर्द को बयान करते हुए, उस तकलीफ को बयान करते हुए, या उस निशाने को बयान करते हुए ओवैसी साहब ने कहा है कि लैला हम ही है। नहीं, ये बात आप बीजेपी के लिए कहें तो फिर भी समझ में आती है, कांग्रेस के लिए कैसे कह रहे हैं आप कि लैला इररिलेवेंट हो गए, यानी मुसलमान इररिलेवेंट हो गए? नहीं, देखिए कांग्रेस का तो सारा करा धरा ही है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने मुसलमानों को इस हद तक पहुंचाया है, इस हाशिए पे पहुंचाया है, इस लेवल पे पहुंचाया है। अब जाहिर बात है कि वो बिल्कुल खुद खत्म हो गई, तब उसको जो है एहसास हो रहा है कि हम उसका वजूद खत्म होता जा रहा है। तो अब भी वो जिस तरह की कारकर्दगी कर रहे हैं उसमें मुसलमानों का स्पेस कहीं नहीं है। अब भी वो बिल्किस बानो पे खुल के बोलने को तैयार नहीं है। अब भी वो भक्ति समझा रहे हैं, हिंदुत्व तो समझा रहे हैं, वो संविधान की उस रूह को नहीं बता पाने में कामयाब है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों का उतना ही ख्याल रखा जाना है जितना बहुसंख्यक का रखा जाना है। तो इसलिए कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है जितनी बीजेपी दोषी है। नहीं, अब अच्छा, राहुल गांधी अपनी यात्रा में अगर मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, अगर वो हमें तपस्वी पुजारी का फर्क समझा रहे हैं, तो इससे आपने निष्कर्ष ये निकाला कि वो हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं, और इनकी पॉलिटिकल डिक्शनरी में भी अब मुसलमान शब्द नहीं रह गया है। नहीं, जाहिर बात है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं। वो जब भाई मेन जब खिलाड़ी मौजूद है तो बताइए आप
आप जूनियर खिलाड़ी को कौन पसंद करेगा? लेकिन होड़ लगी हुई है इनमें नहीं, और भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी उसी राह पे चल रही हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श बना के चल रहे हैं, तो कुछ हनुमान जी को बना के चल रहे हैं, अब नए नए जो आए हैं वो शिव जी को बना के चल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक ही चीज की अलग अलग शक्लें हैं। इसमें खरबूजा हम हैं, चाहे छुरी गिरे खरबूजे पे या खरबूजा गिरे छुरी पे, कटना हमें ही है। तो ये हमारी तकलीफ है जिसको हम बयान कर रहे हैं। अभी आप लैला पे रहिए, अभी खरबूजे पे मत जाइए। अभी इतने सारे मजनू आपने बता दिए कि कौन किस किस के पीछे पड़ा है, तो फिर ये इस लैला के पीछे कौन सा मजनू पड़ा है? फिर सारी पार्टियों का तो आपने बता दिया कि कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है, तो मुसलमान के पीछे कौन पड़ा है? मुसलमान के पीछे तो ये सब लोग पड़े हुए हैं। इन्हें वोट चाहिए, इनके मसाइल हल नहीं करेंगे। इनको और सब तरह से सपोर्ट चाहिए, नारे लगाने के लिए लोग चाहिए, दरी बिछाने के लिए लोग चाहिए, कुर्सी बिछाने के लिए लोग चाहिए, वो मुसलमान मिलेंगे इनको। लेकिन जब मामला इनके पढ़ाई का आएगा, इनकी बच्चियों की पढ़ाई का आएगा, इनके स्वास्थ्य का मामला आएगा, इनके रोजगार का मामला आएगा, तो आप डाटा उठा के देख लीजिए। अच्छा, आप छोड़िए बीजेपी रूल स्टेट। अच्छा चलिए कलीम साहब, आपकी बात मुझे लग रहा है काफी साफ साफ आ गई है। आपने लैला भी क्लियर कर दिया, मजनू भी क्लियर कर दिया। एक मेरी बात का छोटा सा जवाब दीजिए, फिर यहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता बैठे, इनसे मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं। मुझे बताइए, इन दोनों में से, यानी इन दोनों पार्टियों में से आपकी यानी ओवैसी साहब का बड़ा सियासी दुश्मन कौन है? बीजेपी है या कांग्रेस है? नहीं, हमारा सियासी दुश्मन वो है जो अल्पसंख्यकों पे जुल्म करता है, जो अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज करता है, जिसने अल्पसंख्यकों की इतनी बुरी हालत कर दी, वो हमारा सियासी दुश्मन है। फिर साफ नहीं बताया आपने। भाई बीजेपी कांग्रेस दोनों है, कांग्रेस बड़ा दुश्मन है, बीजेपी छोटा दुश्मन है, या बीजेपी ज्यादा बड़ी दुश्मन है? नहीं, देखिए जाहिर है इस वक्त सरकार में बीजेपी है, ठीक है, और बीजेपी ने तो बाकायदा हमारे खिलाफ युद्ध छोड़ रखा है। एक कहकर मारता है और एक सर सहला के मारता है, बस इतना सा फर्क है इन दोनों में। अच्छा चलिए, तो मैं पूछ लेता हूं पहले राकेश जी से। आपने कहा कि ये सरकार में है और इन्होंने जंग छेड़ रखी है, युद्ध छेड़ रखा है। अभी संघ प्रमुख का बयान तो उल्टा ये आया था कि हिंदू समाज 1000 से जो है वो युद्ध लड़ रहा है। ये कह रहे हैं आपका युद्ध जो है मुसलमानों के खिलाफ है, सरकार है लेकिन सरकार के बावजूद मुसलमानों से जंग छेड़ रखी है। राकेश जी। देखिए सौरभ जी, एक तो पहले मैं इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने इस बात को बहुत स्पष्टता से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। नक्कालों से सावधान रहिए। बहुत सारे ए बी सी तरह के अपने आप को दावा करेंगे कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है, उसकी कोई टीम नहीं है अलग अलग प्रकार की। ये बी सी टीम अपनी अपनी बनाते हैं। अभी नीरज जी साबित करेंगे कि कैसे कलीम साहब आपकी बी टीम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है, तृणमूल कांग्रेस बनी है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी की बी सी टीम में कई सारी हैं। आम आदमी पार्टी उसके कैसे डी टीम के तौर पे काम कर रही है। ये अलग अलग पार्टियां हमने देखी हैं जो कांग्रेस पार्टी की समान विचारधारा के साथ उसी की तरह, उसी के कारनामों पर उसी की तरह तुष्टीकरण करके उसी की तरफ परिवारवाद को लेकर के चलने का काम करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दलों का जब गठबंधन होता है या उनके बीच में कोई गुंजाइश बनती है तो वैचारिक साम्यता देखी जाती है ना। तुष्टीकरण के मसले पर कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में होड़ है। कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय तक तुष्टीकरण करती रही है। इस देश में हिंदुओं को अपमानित करना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना और तुष्टीकरण करना, यह कांग्रेस पार्टी के पास अकेला इसका ठेका था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे जैसे अपना उभार किया है, कांग्रेस पार्टी को लगातार इस बात से डर लगता है। उसको लगता है कि मुसलमानों पर जो उसका एकाधिकार है, जो वोट बैंक की उसकी पॉलिटिक्स है, और यही डर क्षेत्रीय दलों को भी लगता है। वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी हो, या बिहार में आरजेडी या जेडीयू हो, या अलग अलग प्रकार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इन पार्टियों को भी ओवैसी से इसी नाते डर लगता है। सच्चाई यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा केवल मंत्र के रूप में नहीं, तंत्र में लागू करके दिखाया है। आज विकास की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जिसको सबसे ज्यादा डराते थे। आज विकास की योजनाओं में 27%, 28%, 30% से ज्यादा आज हिस्सेदारी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो पेयजल की योजनाएं हो, चाहे वो जनधन खाते हो, चाहे वो आज बिजली के कनेक्शन हो, इन योजनाओं में सर्वाधिक लाभ उनको पहुंचा है और इसलिए पीड़ा है। लेकिन ये लुभाने की कोशिश करते रहे, लैला के पीछे मजनू भागते रहे, लैला नाना करती रहे, लेकिन सबका उद्देश्य तुष्टीकरण करना है। और ये तुष्टीकरण, अच्छा राकेश जी, पहले तो एक चीज आप क्लियर कीजिए। अभी आपने कहा है कांग्रेस हो, सपा हो या बाकी विपक्षी दल हो, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती थी, ये ओवैसी से डर रहे हैं, यानी ओवैसी मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं, ये मानते हैं आप?
देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है सौरभ जी। मेरा टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं इसलिए आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके मोहम्मद अली जिन्ना की तरह ही आज मुसलमानों के लिए एकदम खड़े होने की बात करते हैं। यद्यपि इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो लंबे समय तक तुष्टीकरण का खेल खेला गया है ना, इसमें असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं पहल करते हुए ज्यादा आगे दिखते हैं। और इसी नाते ओवैसी को लेकर के ये डर कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, आरजेडी में, जेडीयू में, ऐसी तमाम सारी जो पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म का छाता खोल करके इस देश के ताने बाने को, सर्वधर्म सद्भाव के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे दलों को असदुद्दीन ओवैसी से खतरा होता है। और इसलिए नहीं तो तभी तो लोग ये कहते हैं कि ये डर आपके लिए अच्छा है। अगर ये सारी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोट के नाम पर ओवैसी से डर रही हैं तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है। नहीं, निश्चित तौर पर हम तो चाहते हैं कि अगर ये अलग अलग प्रकार के जो दल हैं ये एकजुट होकर के आ जाएं। इनका जो ताना बना जो बनाने की कोशिश करते हैं ना, जाति का, मजहब का, अलग अलग प्रकार के समीकरण जोड़ करके ये आ जाएं और एक मंच पर आकर के एकजुट होकर के हाथ कर लें, क्योंकि अलग अलग गठबंधन बनाने का प्रयास तो करते रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस बात को जानती है कि गरीबों का विकास, पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, महिलाओं का विकास अगर समग्रता से किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए जितने भी गठबंधन बनाने का प्रयास करना चाहें, गठबंधन बना ले, एकजुट होकर के सामने आ जाए, जीतेगा। अच्छा तो चलिए ठीक है, एक बार जरा नीरज जी अभी आपने कलीम साहब की बात सुनी। कलीम साहब ने कहा कि भाई एक खुलकर मारता है, एक सहलाकर मारता है, यानी आप कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की वजह से आज मुसलमान की यह हालत हो गई है। और ये ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, वो उन्होंने राहुल जी के लिए जो बोला वो बोला, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर आज कई राज्यों के अंदर बीजेपी सरकार बनी हुई है चुनाव हारने के बावजूद, तो उसके जिम्मेदार है, उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा ये बेवकूफ, ये अहमक, ये कांग्रेस वाले चले गए, तो ये कांग्रेस की गलती है। मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं तो ओवैसी की वजह से नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से कि आप नहीं उनको हरा पाते। सौरभ जी, एक कहावत है कि समरथ के ना दोष गोसाई। अब भाजपा ने चुनाव जीता तो उनकी जितनी कमियां हैं वो तो छुप जाती हैं, और हमारी जितनी अच्छाइयां हैं वो कलीमुद्दीन साहब को खराब लगने लगती है। लेकिन बुनियादी बात यह है सौरभ जी कि हम लोग कौमी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की हो चाहे मेजॉरिटी की हो। कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है वो इसी बात पर है कि सब जो है वो इस देश में बराबर हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हमारी यात्रा के ऊपर उन्होंने जो कमेंट किया तो उस पर जवाब हमारे पार्टी के नेताओं ने बहुत अच्छा दिया कि इनको राजनीति छोड़ के कॉमेडी सर्कस शुरू कर लेना चाहिए, शायद वहां उनकी दुकान ज्यादा अच्छी चले। बाकी जहां तक रही सौरभ जी इनकी बी टीम होने की बात, ये बी टीम से ज्यादा छोड़िए, ये लोग CDE के सारे कॉम्बिनेशन है। जब बिहार जाते हैं तो सीमांचल में ये कौमी पॉलिटिक्स करके वहां के समीकरण खराब करने की कोशिश करते हैं। गुजरात के अंदर 10 सीटों पर चुनाव लड़के ये कहते हैं आज हम सरकार बना लेंगे, तो पता नहीं किस तरीके से सरकार बनती है। दिल्ली में आते हैं तो कहते हैं हम दिल्ली का चुनाव लड़ लेंगे। कलीमुद्दीन साहब तो मेरे ख्याल से दिल्ली अध्यक्ष है इनके, और इनको कैंडिडेट नहीं मिले दिल्ली के अंदर। तो कहने की बात यह है कि लैला और मजनू, भाजपा और AIMIM, इन दोनों का जो इश्क है वो मुकम्मल सा होता हुआ इनको जहां जहां दिखता है ये लोग एक दूसरे को आगे कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपने जो एक बात कही, मैं जरा हर्षवर्धन जी का रिएक्शन उस पर जरूर चाहता हूं। आपने कहा कांग्रेस पार्टी कौमी पॉलिटिक्स नहीं करती, ना माइनॉरिटी की ना मेजॉरिटी की। हर्ष जी देखिए सौरभ जी, कांग्रेस के लोग अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है, बड़ा साहस चाहिए ये कहने के लिए जिस पर आपकी राजनीति की बुनियाद टिकी है। और इस देश में स्वतंत्रता के ठीक पहले से वो शुरू हो गया था, बाद में वो बहुत बड़े रूप में आ गया, और चूंकि जिन्ना साहब लेके पाकिस्तान चले गए तो पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने ऊपर ले ली। यानी उसको, जिसको कहते हैं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उसको उन्होंने बहुत संगठित तरीके से आगे बढ़ाया। लंबे समय तक देश में मुसलमानों ने बिना कुछ सोचे ये माना, जो भारत में मुसलमान बचे, कि कांग्रेस हमारे हर हक हुकूक की लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों ने भरोसा दिलाना शुरू किया कि अरे कांग्रेस ये काम करती नहीं है, और क्षेत्रीय दलों ने वही वाली हिस्सेदारी लेकर, जिसके लिए आज ओवैसी साहब छटपटा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस को बाहर कर दिया। अब ओवैसी और कांग्रेस
ये दोनों जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनमें से कोई सॉफ्ट हिंदुत्व को नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस का संकट ये है कि लगातार वो राम मंदिर को लेकर, देश के दूसरे मुद्दों को लेकर इस तरह से दिखती रही कि 2018 में खुद सोनिया गांधी जी को मुंबई में एक कार्यक्रम में कहना पड़ा कि हमारी छवि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम परस्त बना दी है। अब उससे उबरने के लिए 2017 के चुनाव के पहले गुजरात में और अभी देश भर में जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ हो अलग अलग तरीके से हिंदू संदर्भों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां गड़बड़ थोड़ी हो जाती, वो जब ये सब करते हैं तो एक संदेश जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा मुसलमान मतदाताओं को कांग्रेस के साथ अलग अलग राज्यों में जोड़ने की है और क्षेत्रीय दलों से छीन कर जोड़ने की है। अब इसी में ओवैसी साहब कूद गए तो निश्चित तौर पर यह लड़ाई, इसमें कहीं से कोई हिंदू वोट बैंक नहीं है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्लियर कट माइनॉरिटी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की है और ओवैसी बड़े अच्छे से ठीक निशाना उन्होंने मार दिया है, क्योंकि अभी तक वो लालू जी से, क्षेत्रीय दलों से, सपा बसपा से लड़े, कोई उनको लोड नहीं लेता रहा। कांग्रेस इसमें हर जगह दोनों, आपकी नजर से दोनों, कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी, दोनों की पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूं। अभी कलीम साहब ने यह बोला कि भाई राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में हमें हिंदू धर्म का सार समझा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या मैसेज चाहिए मुसलमानों को कि वो कौन सी पॉलिटिक्स अब करना चाहते हैं? वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, बीजेपी की राह पर चलना चाहते हैं, खुद को मोदी जी से बड़ा हिंदू साबित करना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? देखिए, कलीम साहब जो कह रहे हैं उनके अपने लिहाज से यही नैरेटिव चलाना है उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी हिंदुत्व की राजनीति पर जा रही है। और अगर आपको याद हो, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तो केरल में एक कार्यक्रम में ए.के. एंटनी साहब ने कहा कि ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को, अभी इसी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में, कि मुसलमानों के सिर्फ वोट से नहीं जीत सकते। और ए.के. एंटनी साहब ने उसके आगे जो बात कही वो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान मस्जिद जाता है, ईसाई चर्च जाता है, तब तक तो सब सेकुलर है। जैसे ही कोई हिंदू तिलक लगा लेता है और मंदिर चला जाता है, वो कम्युनल हो जाता है। नजरिया बदलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस नजरिए से देश की राजनीति की, उसके पीछे बड़ी साफ वजह थी, क्योंकि हिंदुओं में विभाजन बहुत था, फिर जाति विभाजन हुआ और मुसलमान एक वोट बैंक के तौर पर लंबे समय तक उससे जुड़े रहे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हमें हर तीसरे दिन त्रिपुंड लगाए हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जो है उनकी आरती करते हुए तस्वीरें आजकल बहुत आ रही हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाए तस्वीरें बहुत आ रही हैं उनकी। नहीं, निश्चित तौर पर ये कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन बताइए ना, अगर आप ये सब कहते हुए सिर्फ ये कह देते कि ये तपस्वियों का देश है, बड़ा सुंदर वाक्य था। जैसे ही आपने कहा कि पुजारियों का देश नहीं है, अब आप आगे पीछे बताते रहिए कि भारतीय जनता पार्टी पुजारी है, हम तपस्वी हैं, कांग्रेस का संगठन है, लेकिन संदेश तो बुरा चला गया। ये हिंदू हिंदू करते थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं राहुल जी। अरे एक छोटा कमेंट आप ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स पर करें, फिर मैं ब्रेक लूंगा, फिर नए सिरे से हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। लोग ये कहते हैं कि मीडिया हो या ओवैसी साहब के बारे में बात करने वाले तमाम लोग, उनके वजूद से ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस उनको दी जाती है, मीडिया स्पेस उनको दी जाती है। भाई 2 सांसद और 4-5 विधायक वाली पार्टी है और हम उनके बारे में लोग कहते हैं, आप लोग ऐसे बात करते हैं जैसे पूरे देश में मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह ओवैसी साहब हो गए। अब वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, अब वो भाजपा में सीधे मोदी जी से नीचे किसी की बात ही नहीं करते हैं। नहीं, निजी तौर पर मैं इस राय से पूर्णतः सहमत हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को, जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की पार्टी है, पूरे आंध्र प्रदेश की भी नहीं है, तेलंगाना की भी नहीं है, तो उस पार्टी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिलती है। लेकिन एक दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू यह है कि आज की तारीख में एक्स फैक्टर मुसलमानों के बीच में अगर एक कोई नेता है, लालू जी अब उस तरह से अस्वस्थ हैं, मुलायम सिंह यादव रहे नहीं, देश में कोई एक नेता नहीं जो अकेला नेता हो, हर राज्य में उस आवाज से बोले। शायद यही वजह है कि मीडिया हो या सामान्य चर्चा हो, उसमें ओवैसी ज्यादा हिस्सा ले जाते हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत से बहुत ज्यादा। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस तरीके से उनके निशाने पर हैं, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अब खुलकर मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खोल दिया है। ओवैसी कहते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में है, ये राहुल गांधी हैं जो कहते हैं मैंने खुद को मार दिया, तो क्या ये जिन्न है? और उन्होंने कहा कि अंत में आएंगे सब हम ही पर, हम लैला हैं, यानी मुसलमान लैला है, आएंगे सब हम ही पर, लेकिन हम पर भरोसा किसी को नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी को हराना है तो क्या करना होगा। वो कहते हैं कोई नरेंद्र मोदी के सामने अकेले खड़े मत होना, लड़ना एक एक करके, लड़ना करीमनगर में अलग, लड़ना हैदराबाद में अलग, लड़ना सिकंदराबाद में अलग। कहने का उद्देश्य अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरो, तब जाके भाजपा को हरा पाएंगे। अब ये थोड़ा है बिरयानी जैसा ही फॉर्मूला, तो कलीम साहब बेहतर समझा पाएंगे। पूरे इतने बड़े मुल्क में
कैसे आप नरेंद्र मोदी को जो है एक एक नुक्कड़ चौराहे पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं कि हमारे 2 MP, 10 MLA और 2 MLC हैं, 4 अभी चले गए, वरना पहले 14 MLA थे और 2 MLC। चलिए, मैंने तो जितने ये बताया उससे 2-4 ज्यादा MLA है। की पार्टी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, नहीं, मैंने करेक्ट कर दूं, चूंकि देश को जानना चाहिए कि इतनी छोटी भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस सेक्शन को, यानी कि गरीबों, मजलूमों और दलितों और अल्पसंख्यकों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर जुल्म इतना हुआ है, तो इसलिए मजबूरन आपको या मीडिया को स्पेस देनी पड़ती है। दूसरी बात, विपक्ष के किसी लीडर में इतना दम नहीं है जो सरकार की आंख में आंख डालकर टेक्निकली करेक्ट और पार्लियामेंट के दायरे में रह के बोल सके। वो अकेला नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इसलिए आप लोग दिखाते भी हैं और जनता सुनती भी है। तो जितने भी ये छुटभइये हैं, ये ज्यादा खुश ना हो, वो एक बाय डिफॉल्ट उनको स्पेस मिलता है और उतना स्पेस मिलना ही चाहिए। अब चलते हैं जो आपने कहा हैदराबादी फार्मूला। देखिए, 2 बार आप करके देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। दोनों बार क्या हशर हुआ है आपका? तो क्या फिर आप ऐसी हशर चाहते हैं? तो ठीक है, आप वैसी हशर चाहिए, फिर रोइए नहीं। फिर ये मत कहिए कि नरेंद्र मोदी ने इतना ईडी और आईटी और सीबीआई और ये लगा दी। जब आप हरा नहीं पाएंगे तो जाहिर बात है कि फिर आप कमजोर रहेंगे। अगर आप सीरियस हैं हराने में, भले से आपने हमें जो 21 पार्टियों को न्योता भेजा है उसमें हमारी कोई स्पेस नहीं है। हमें तो आप बीजेपी की बी टीम कहते हैं ना, लेकिन हम फिर भी सलाह दे रहे हैं आपको। और मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो फिर इसी तरीके से जलील होते रहिए जैसे होते आए हैं। आपको नरेंद्र मोदी को हराना है तो 542 सीटों पर ही वैसे ही आपको मुकाबला कराना होगा जैसे कि हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुने हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो चुनते हैं कौन होगा प्रधानमंत्री। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नैरेटिव सेट किया है और उसके ट्रैप पे सब लोग आ गए। इसलिए हमने ये मशवरा दिया है, आपको अच्छा लगे तो मानिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपने आपकी शिकायत है कि इन्होंने आपको नहीं बुलाया उस मीटिंग में, उस बैठक में 21 या 30 पार्टियों को बुलाया है। लेकिन ये बताइए कि आप 542 सीटों पर आपने कहा इनको वैसे लड़ना पड़ेगा, उसमें आपकी 542 में से एआईएमआईएम की कितनी बनती हैं? कितनी सीटों पर आपको लड़ाया जाए? एआईएमआईएम पहले भी सिर्फ 3 सीटें लड़ी थी, उसमें से 2 जीत गई थी। नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए, सीटें लड़ना और जीतना बात नहीं है, बात है लोकतंत्र की, बात है उस मजलूम, उस शोषित वर्ग के रिप्रेजेंटेशन की। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जब थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, तब भी उतनी ही शिद्दत से बोलते थे वो मजलूमों की आवाज। इसमें संख्या से असर नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि चाहे संख्या कितनी भी कम हो, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई जुल्म हो रहा है तो आप उसे बोलें। कलीम साहब, वो बात आपकी ठीक है। असद साहब बड़े पावरफुल स्पीकर हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक अपना सेक्शन में क्रेज भी है, इसको सब लोग मानते हैं। इसको कोई मना नहीं कर रहा, कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी सुबह से लेकर रात तक अकेले खुद बोले, कोई और ना बोले, पूरे पार्लियामेंट सेशन में केवल असदुद्दीन ओवैसी बोले, वो भी ठीक है। लेकिन उससे देश की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार तो वैसे ही चलती रहेगी ना। सरकार तो तब पलटेगी जब आप 272 MP इकट्ठा कर लेंगे। अगर असर नहीं पड़ता होता तो आज सौरभ शर्मा डिबेट नहीं करा रहे होते। नहीं, मैं तो अगर असर नहीं पड़ रहा होता तो कलीम साहब आपको सुनने के लिए डिबेट करा सकता हूं किसी नहीं। आज राकेश त्रिपाठी किससे हमारा मुकाबला कर रहे हैं? जिसके साथ इन्होंने सरकार चलाई, यानी मुस्लिम लीग के साथ। और हमारे मिश्रा जी क्या बता रहे हैं? मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये असर का ही नतीजा है कि आज अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई बात बोलते हैं, चूंकि वो सच बोलते हैं और कड़वी लगती है लोगों को, इसलिए डिबेट होती है। चलिए ठीक, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए। अच्छा, चलिए मैं असद साहब के फॉर्मूले पर जरा रिएक्शन लेता हूं। नीरज जी, उनका कहना है कि भाई ये विपक्ष का कैंडिडेट कौन, ये मीडिया पूछता रहेगा, बताना मत, इस ट्रैप में मत फंसना। मोदी जी यही चाहते हैं कि एक आदमी मेरे सामने खड़ा कर दो। राहुल गांधी को 2 बार डिक्लेयर करके आपने भुगत लिया, इस बार जगह जगह अलग अलग उम्मीदवार खड़ा करो, जहां जो मजबूत हो उसको समर्थन दो, उसके पीछे खड़े हो जाओ और ऐसे ही 272 MP जुटाओ। सौरभ जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, हमारी राजनीतिक लड़ाई में जो 24 की लड़ाई है उसमें एआईएम के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। हमारे किसी भी फॉर्मूले में हम इनको चिमटी से भी नहीं छुएंगे, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स समाज को तोड़ने वाली है
और हम लोग देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। देखिए आगे बाकी जहां ये तक हकीकत रही, है, इसलिए हम क्या गलत देखिए, कहते हैं फिर? सर आप अपने लोगों को चुनाव लड़ाइए, जिताइए और देश में सरकार बनाइए। मेरी तरफ से आपको अग्रिम बधाइयां। फिर आप रोइए लोग मत, चुनाव नीरज लड़िए। जी, फिर ये नीरज जी, मत नीरज कहना जी, यहाँ नीरज बैठ जी, के कि हमें बिहार में नीरज- हरा दिया। सौरभ जी, जी, लेकिन नीरज जी एक फिर मिनट, ये नहीं कहना कि हमें दिल्ली में नीरज हरा जी, दिया, हमें बिहार में हरा दिया, अरे हमें एक कहीं और हरा मिनट दिया। कलीम तो ये साहब मत एक कहना मिनट, फिर। अभी ये आपने कहना कहा छोड़िए इनको फिर। इनको हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। चिमटे से छूना छोड़िए, अभी कुछ साल पहले तक आप लोग एक प्लेट में बैठकर दावत उड़ा रहे थे, ये यूपीए का हिस्सा थे। समय बदल गया सौरभ जी। इनके अंदर जो कौमी संवादों का जो जहर इन्होंने देश के अंदर जो डाला है, उसके बाद हम लोग तो इनके साथ कभी नहीं चलेंगे। लेकिन जहां तक बात रही कि नरेंद्र मोदी को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेरना होगा, तो बात तो सच है। देखिए, इस देश के अंदर प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी तो नहीं है। हम लोग तो अपने सांसद को वोट देते हैं। मेरे एरिया में जो लड़ता होगा, आपके एरिया में जो लड़ता होगा। तो बात बिल्कुल सच है कि इस चुनाव को आपको इस नैरेटिव से बाहर निकालना होगा, जिस नैरेटिव को मीडिया बनाती है कि मोदी वर्सेस हु। अब वो टीना फैक्टर के ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बात यही निकल कर आएगी कि आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी, इन 3 मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और देश की जनता को डिसाइड करना है कि आप इन मुद्दों पर वोट देंगे या इन लोगों को वोट देना चाहेंगे जो आपके बुनियादी मुद्दों को दूर करके आपके सामने कौमी एकता की बात नहीं। नीरज जी, आपकी बात से मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, आप बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाहते हैं कि अगर मोदी बनाम राहुल गांधी भी कर दिया जाएगा तो भी नहीं हरा सकते नरेंद्र मोदी को, तो भी मोदी ही जीतेंगे, राहुल जी नहीं हरा सकते मोदी को, किसी का नाम इसलिए नहीं चलेगा? सौरभ जी, मैं तो देखिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं। देश के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल नहीं है। सौरभ शर्मा वर्सेस नीरज मिश्रा की लड़ाई देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हो सकती। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा की लड़ाई होगी और राहुल गांधी की विचारधारा इस देश में आएगी, इस देश को आगे लेकर। तो राहुल गांधी की विचारधारा राहुल गांधी ही लाएंगे ना। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तो वो लागू करेंगे। और आपने कहा कि आपने कहा प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन नहीं है। मुझे बताइए, एक तरफ बीजेपी सामने आपकी खड़ी होकर के, अभी राकेश जी यहां पर हैं, ये नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगेंगे पिछले 2 बार की तरह, तो सामने आप क्या बताइएगा? सामने किसी को तो विकल्प के तौर पर आपको देना पड़ेगा ना। सौरभ जी, इस देश ने देखा है कि आजादी के आंदोलन का जब नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया तो महात्मा गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन उनकी सोच को आगे ले जाने के लिए नेहरू जी ने वो बीड़ा उठाया। तो राहुल गांधी जी की जो सोच है उसको उनके सिपाही लेकर तो चलेंगे ही ना। तो बात इतनी सी है, राहुल गांधी महात्मा गांधी है और नेहरू जी की खोज हो रही है। देखिए सौरभ जी, राहुल जी वो विचार है जो इस देश को एक कर आगे बढ़ाना चाहता है। इनकी तरह झूठ बोलकर नहीं कि संसद में वित्त मंत्री खड़ी होती है और कहती है हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है और देश का बेड़ा गर्क हो चुका है। आपकी बात पर दोनों रिएक्ट करना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी, राकेश जी भी। एक कमेंट, एक छोटा सा रिएक्शन हर्षवर्धन जी का, फिर राकेश जी आप डिटेल में बोलिएगा। हर्ष जी देखिए सौरभ जी, जब कोई ये कहता है ना कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब जब जिसके पास मजबूत नेता होता है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, नेहरू जी के नाम पर चुनाव हुआ ना, इंदिरा जी के नाम पर चुनाव हुआ ना, और ये हर कोई जानता है कि जो कांग्रेस थी वो कितनी बार टूटी और अभी जो कांग्रेस है वो कितनी बार टूटने के बाद बची है। तो कोई ये विचार या कोई पार्टी वो मूल तो बची नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ताकत किसी नेता के पीछे है तो आप उसको चाहे प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन कह के लड़िए या कहिए कि जनता का भरोसा नेहरू जी में, इंदिरा जी में, अटल जी में, मोदी जी में है और इसलिए उनकी पार्टी उनको आगे बढ़ाती है। नहीं, वो ठीक है, ये बीजेपी को सूट करता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष इस ट्रैप में क्यों फंसे। विपक्ष के लिए तो इतना बहुत है, 77 में इंदिरा गांधी को हराना था ना, तो सारा विपक्ष एक हो गया था। उस वक्त गोल ये था कि इंदिरा गांधी को हराना है, यहां गोल है मोदी को हराना है। लेकिन सौरभ जी, ये विपक्ष के ट्रैप का मसला नहीं, जनता के सोचने का मसला है ना। जनता अगर एक नेता को इतना बड़ा मानती है तो दूसरे राजनीतिक दलों को नेता खड़ा करना पड़ेगा, उसके बिना लड़ाई नहीं हो सकती, बार बार दिखा है। अच्छा ठीक है, एक बार जरा नीरज जी की बात पर राकेश जी भी कहना चाह रहे थे जी। उन्होंने कहा हमें जरूरी नहीं है हमारे लिए कि हम आपके सामने कोई चेहरा खड़ा करें, मुद्दे बहुत हैं। देखिए,
देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो स्वीकार कर ली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कि राहुल गांधी में वो मादा नहीं बचा है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के स्वर बहुत तेज हुए हैं कि राहुल गांधी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सके। देखिए, ये इस देश की सच्चाई है, इसको आप चाहे जितना नकारिए, लेकिन ये सच्चाई है कि इस देश में व्यक्ति पूजा होती है, इस देश में साकार ब्रह्म के उपासक ज्यादा हैं, यहां मूर्तियों की पूजा होती है, यहां चेहरे देखे जाते हैं। यह आदर्श है कि विचार पर बात होनी चाहिए, लेकिन यह सच्चाई है जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है कि यहां व्यक्ति आगे होता है। और व्यक्ति के नाते, नेता के नाते आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया भर में जिस तरह से आज उनका स्पेस बढ़ा है, दुनिया के सर्वमान्य नेता के तौर पर, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर सामने हैं। आज भारत के भीतर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने वाले, उनके समकक्ष खड़े होने वाला किसी राजनीतिक दल में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। और इसीलिए आज ये स्वर उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा मत खड़ा करो, आज मुद्दे खड़े करिए, अलग अलग नेता खड़े करिए। और उसके पीछे एक और कारण है कि सर्वमान्य कोई नेता ही नहीं है। तेजस्वी यादव से आप कहिएगा कि नीतीश कुमार को ही नेता मान ले अगर 2024 के लिए, तो संभव नहीं हो पाएगा। यानी गठबंधन में जहां जो साथ चल रहे हैं ना, वो भी साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। अखिलेश यादव जी मायावती को नेता मान ले, या मायावती जी ममता बनर्जी को नेता मान ले, या ममता बनर्जी राहुल गांधी को नेता मान ले, ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए किसी प्रकार की कोई विपक्षी एका नहीं हो पाएगी और भांति प्रकार के तर्क गढ़े जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से जनता के दिल को जीतने का काम किया है, एक भरोसा आस्था के रूप में जो परिवर्तित हो गया है, आज आस्था हो गई है नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के मन में, वो टूट नहीं पा रही है, वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं या और विपक्ष के नेताओं खुलकर इस बारे में कहने लगे हैं, तमाम तरीके के लेख लिखे जा रहे हैं। सबका ये कहना है कि इस ये मानने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी अभी भी डोमिनेंट पार्टी है, 2024 में भी नंबर 1 पार्टी रहेगी, लेकिन बीजेपी को फुल मेजॉरिटी में आने से रोका जा सकता है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, यही 2-3 राज्य अगर हम मिला लें तो यहीं से 50 सीटें तो आपकी सीधे सीधे कम हो जाती हैं। और हर जगह 100% का स्ट्राइक रेट कहां मेंटेन करेंगे? नहीं, ये मुगालता रख सकते हैं, मुगालता रखना चाहे तो रख सकते हैं, और सबको अधिकार है, सबको जीतने की उम्मीद करनी चाहिए। ओवैसी जी की भी मन में एक अंदर इच्छा होगी कि हम 2 सांसद भले ही जीत पाए हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वो भी बनने की इच्छा रखते होंगे। तो किसी को भी इच्छा रखने में कहीं कोई संकट नहीं है। और यही जो महत्वाकांक्षाएं है ना, यही महत्वाकांक्षाएं तो गठबंधन बनने नहीं दे रही है। तो सवाल ये है कि यही महत्वाकांक्षाओं के कारण तो प्रश्न ये बना हुआ है कि ओवैसी जी अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं कि आपकी इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं? नहीं, तो मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में इस बात का डिस्क्लेमर दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। हम कहीं किसी प्रकार की कोई अपनी 20 टीम अपने दूसरे के द्वारा अपने एजेंडा नहीं चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का कलीम साहब कुछ कह रहे हैं इसी पर, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, परिश्रम के आधार पर, नीति और अपने नेतृत्व के आधार पर जनता के जनमन को उनके साथ अहरने हम खड़े हैं, और इसीलिए जनता पर भरोसा कर रहे हैं। बोलिए कलीम जी। एक तो चलिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा टीवी पे ये बात मान ली कि जो हमने सलाह दी वो उनको अच्छी लगी, शुक्रिया, आइंदा भी मानते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। दूसरा, उन्होंने पॉइंट दिया कि हमने कौमी जहर डाला, करेंगे तो उस बात को जरा बता सकते हैं कांग्रेस पार्टी वाले हमने क्या कौमी जहर डाला है? हमने मुसलमानों की जो ग्राउंड पे जो हालत है वो बता दी, ये आपको जहर लग रहा है? आपने जो 60 साल में मुसलमानों को हर सेक्टर में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, उनके सोशल स्टेटस में, उनके पावर डेवलपमेंट में, सब में आपने उनको अपनी आबादी से 3 गुने से भी नीचे पहुंचा दिया है। जेल में अपनी आबादी से दुगने में पहुंचा दिया है। आपने अस्पतालों में, बीमारों में अपनी आबादी से दुगने में पहुंचा दिया है। ये जहर लगा है आपको, तो ये जहर हम डालते रहेंगे। आप रही बात, आप हमें चिमटे अरे समय मेरे पास खत्म हो गया है कलीम साहब, एक बात का जवाब आप जरूर देते हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी, बार बार मैंने भी आपसे पूछा 543 में से कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे। चलें ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या देश में केवल तेलंगाना का मुसलमान जो है वो 2024 में वोट डालेगा और बाकी सब नोटा पर बटन दबाएंगे? क्योंकि आपको कोई और पार्टी तो पसंद नहीं है, बाकी सब तो मुसलमानों के दुश्मन है। देखिए, पूरे देश में AIMIM चुनाव लड़ेगी, जहां जहां हमारे कैंडिडेट मजबूत होंगे, जीतने की स्थिति में होंगे, वहां चुनाव लड़ेगी। और हम इंशाअल्लाह पूरे देश में इन तमाम पार्टियों को दिखाएंगे कि अब आप जुल्म नहीं कर सकते, अब आप ग्रांटेड नहीं ले सकते मुसलमानों को। अब वो सिर्फ अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल अपना हक मांगेगा जो उसका संवैधानिक हक है। ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। हक हर किसी का
जो है उसको मिलना चाहिए। अब आपका सुझाव कितना ये मानते हैं और ओवैसी साहब को वो चिट्ठी पहुंचती है 30 तारीख वाली, आज की इस बहस के बाद देनी, देखते हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, नीरज मिश्रा जी, कलीम हफीज साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।